नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, पिछले 12 सालों से देश की सत्ता पर बनी रहने वाली बीजेपी इस समय बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है। आपको आश्चर्य होगा, आप कहेंगे कि राज्य दर राज्य जीतते जा रही है, फिर भी कह रहे हैं कि मुश्किल दौर से गुजर रही है। जी हां, इस समय बीजेपी के नेता 10 जून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन नरेंद्र मोदी नेहरू जी का एक रिकॉर्ड तोड़ सकेंगे। प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू जी लगातार 4398 दिनों तक अपने पद पर रहे थे। अब मोदी उस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। बस बीजेपी के लिए यही बड़ी उपलब्धि रहेगी कि मोदी किसी मामले में तो नेहरू से आगे निकलेंगे। बाकी बीजेपी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। ये एक अच्छी खबर बता रहा हूं, 10 जून का इंतजार है, लेकिन अब आपको बताने जा रहा हूं कि क्या क्या बीजेपी के लिए बुरी खबरें हैं। इस समय बीजेपी टीएमसी को तोड़ने की कोशिश में कामयाब हो भी रही है, तो भी उसे डर बना हुआ है। टीएमसी की बात कर रहा हूं, और डर इसलिए बना हुआ है कि ममता दीदी उसका प्लान कहीं फेल न कर दें। उधर तमिलनाडु में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत सनातन किया था तमिलनाडु में, लेकिन वहां कुछ मिला नहीं। पूर्व अध्यक्ष हैं अन्नामलाई, उन्होंने भी आज आधिकारिक तौर पर बीजेपी छोड़ दी है, यानी पार्टी छोड़ दी है। एक अध्यक्ष पार्टी छोड़ रहा है, पूर्व अध्यक्ष। इन सब के बीच कल कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की तैयारी है, और 3 दिन बाद यानी 8 तारीख को इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक होने जा रही है। यह सारा माहौल बीजेपी को काफी परेशान कर रहा है। आप जानते हैं कि बीजेपी लगातार इसी कोशिश में रही कि किसी तरह विपक्ष का नामो निशान मिट जाए। इसके लिए उसने कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आम आदमी पार्टी और न जाने कितने दलों को, जी हां, न जाने कितने दलों को तोड़ा। लेकिन उसने ये नहीं सोचा होगा कि उसका एक पूर्व अध्यक्ष न केवल पार्टी से अलग होगा, बल्कि अपनी पार्टी भी बनाएगा और साथ ही बीजेपी की कमियां भी गिनाएगा। इस समय के अन्नामलाई ने तमिलनाडु में यही किया है। हालांकि अमित शाह और नितिन नवीन को तो अब आप जान चुके होंगे, वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। नितिन नवीन और अमित शाह दोनों ने अन्नामलाई को मनाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन अन्नामलाई नहीं माने। तो अब तमिलनाडु बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष जो हैं वो नयनार नागेंद्रन हैं। नयनार नागेंद्रन ने कहा है कि मैं किसी के भी इस्तीफे पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता। बीजेपी कोई ऐसा दल नहीं है जो हाल ही में बना हो। ये एक विचारधारा आधारित पार्टी है और इस तरह की घटनाओं का पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। उन्होंने आगे कहा है कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी राजनीतिक पार्टी या आंदोलन शुरू करने का अधिकार है। नयनार नागेंद्रन ने अन्नामलाई के उन आरोपों को भी खारिज किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु के अधिकारों और हितों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। नागेंद्रन के मुताबिक ये आरोप पूरी तरह गलत हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी देश के दौरे पर गए हैं, उन्होंने तमिलनाडु का जिक्र किया है। तमिलनाडु की जनता के प्रति भाजपा हमेशा सजग और प्रतिबद्ध रही है। अब ये कह रहे हैं नयनार नागेंद्रन, ये बयान बता रहा है दोस्तों कि दक्षिण में बीजेपी को हार कर जितना झटका नहीं लगा, उतना अपना एक नेता टूट जाने से लगा है, और नाम है के अन्नामलाई। इधर बीजेपी को दूसरा झटका इंडिया गठबंधन से लग सकता है। 8 जून को, यानी आज से 3 दिन बाद, दिल्ली में यानी सोमवार को 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए उसके तमाम साथी तैयार हैं। हालांकि इसमें डीएमके शामिल नहीं होगी, क्योंकि तमिलनाडु में टीवी के सरकार में कांग्रेस शामिल हो गई है। लेकिन शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा है कि जब परिवार होता है तो परिवार में अनबन होती है। हमारा इंडिया गठबंधन एक परिवार है, उसमें बहुत सारे दल एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, टीएमसी और कांग्रेस, इन सब में कभी अनबन हो जाती है। अभी डीएमके थोड़ी नाराज है, हम उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। ये बात यहां कह रहे हैं आनंद दुबे, जो शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं। वहीं संजय राउत, आप जानते हैं, संजय राउत ने तो एक और बड़ी बात कह दी है कि कांग्रेस से निकले हुए जितने दल थे, अब उन सबको एक हो जाना चाहिए।
संजय राउत ने यह भी कहा है कि जब तमिलनाडु में चुनाव हुआ, नतीजे आए और वहां जो परिवर्तन हुआ और कांग्रेस टीवीके के साथ सत्ता में शामिल हो गई, उसी दिन डीएमके ने इंडिया गठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया। मुझे लगता है कि डीएमके के लोग उस बैठक में आएंगे। जरा सुन लेते हैं यहां संजय राउत के इस बयान को, सुनिए जरा। शामिल नहीं होगी, क्या वजह? देखिए, इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में 8 जून को है। कांग्रेस के नेता जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जी का उद्धव जी को उस बारे में फोन आया था, बातचीत हो गई है। हम सोचेंगे क्या करना है। महाराष्ट्र में भी बहुत काम है इस बार। बात रही डीएमके। देखिए, जब चुनाव हुआ, तमिलनाडु के नतीजे आ गए, उसके बाद वहां जो परिवर्तन हो गया और कांग्रेस जिस तरह से टीवीके के साथ सत्ता में शामिल हो गई, उसी दिन डीएमके ने इंडिया ब्लॉक से अपना नाता तोड़ दिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि डीएमके के लोग उस बैठक में आएंगे। लेकिन अब तमिलनाडु में इंडिया ब्लॉक को एक नया मित्र मिला है टीवीके के रूप से, विजय जो मुख्यमंत्री है थलपति उनके रूप से, तो उनके बारे में चर्चा होगी। सर, फूट नहीं पड़ी आपको लगता है कि? मुझे नहीं लगता है फूट पड़ी। डीएमके ने संयम रखना चाहिए था। डीएमके ने संयम रखना चाहिए था। जिस तरह से स्थिति बनी है तमिलनाडु में, तो कांग्रेस के सामने कोई दूसरा पर्याय नहीं था। सर, सीजेए ने अलग अलग पार्टियों के नेताओं को बुलाया है, पर लेकिन रिजर्व बैंक में बुलाया है। इस तरह आप जाने वाले हो क्या, किस तरीके से? किसने बुलाया है? सीजेए सर, कांग्रेस जनता पार्टी, कांग्रेस जनता पार्टी, उन्होंने बुलाया हुआ है सब पॉलिटिशियंस को। मुझे मालूम नहीं, इस बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है। तो सुन रहे थे आप, यहाँ पे इनसे तमाम सवाल पूछे गए। इन सवालों का जवाब यहाँ पर देते हुए संजय राउत जो अपनी बात कह रहे थे और उसमें कह रहे हैं कि डीएमके के लोग उस बैठक में आएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। लेकिन अब तमिलनाडु में इंडिया ब्लॉक को एक नया साथी थलपति विजय मुख्यमंत्री के रूप में मिला है, तो अब उनके बारे में चर्चा होगी। वहीं इंडिया गठबंधन में किसी फूट को नकारते हुए राउत ने यह भी कहा कि मुझे नहीं लगता है कि फूट पड़ी है, डीएमके को संयम रखना चाहिए था। और जिस तरह से तमिलनाडु में स्थिति बनी, कांग्रेस के सामने दूसरा कोई विकल्प था ही नहीं। यानी इंडिया में अब भी एकता कायम है और कांग्रेस के फैसलों को सही ठहराया जा रहा है। बीजेपी और खासकर मोदी इस बात से काफी दुखी होंगे, क्योंकि आज भी नरेंद्र मोदी सूरत में जनता को यही बता रहे थे। आज सूरत में थे नरेंद्र मोदी, भाषण दे रहे थे अभी से थोड़ी देर पहले, और जनता को बता रहे थे कि कांग्रेस को सब जगह से खारिज किया जा रहा है। इसके लिए मोदी स्थानीय निकाय चुनावों का उदाहरण दे रहे थे जिसमें कांग्रेस को हार मिली। लेकिन अब मोदी की बातों पर भी लोग पहले की तरह यकीन नहीं कर रहे हैं, बल्कि देख रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद भी बीजेपी दूसरे दलों को तोड़ने में लगी हुई है। अभी बंगाल में टीएमसी के 50 से ज्यादा विधायकों ने बगावत की है। वहीं खबर है कि टीएमसी के 20 सांसद भी ममता बनर्जी के खिलाफ हो सकते हैं। हो सकता है कि इन विधायकों और सांसदों को अभी थोड़ा सा फायदा हो जाए तोड़ने, अगर वो टूट के जाते हैं तो। लेकिन जितनी तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है पश्चिम बंगाल का, उसमें ऐसे लोगों को नुकसान ज्यादा हो सकता है। वैसे ममता बनर्जी ने बीते 2 दिन में पार्टी के कई पुराने नेताओं और ऋतुव्रत खेमे में शामिल, ऋतुव्रत बनर्जी जो सबसे ज्यादा यहां एक्टिव नजर आ रहे हैं विरोधी खेमे में, बागी खेमे में, और शामिल विधायकों से चर्चा की है। अगर ये लोग वापस आते हैं टीएमसी में, तब भी बीजेपी का नुकसान होता है, और अगर ये अलग होते हैं तब भी बीजेपी का असली चेहरा सामने आएगा। देश के सामने आने से नुकसान ही होगा। अब बंगाल की सियासत आगे क्या रंग लाती है, ये देखना होगा।